हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का पॉलिटी की इस क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमने पिछले क्लास में संविधान के आधार से संबंधित जितनी भी बातें थी उसको हमने समाप्त कर लिया है। आज से हम बात करेंगे भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक, भाग 2 नागरिकता 5 से 11 तक अनुच्छेद के बारे में चर्चा हम करेंगे, वो भी विस्तार से। तो आइए चलिए हम शुरू करते हैं भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है संविधान के भाग और अनुच्छेद, जिसमें हम देखेंगे कि भाग 1 क्या कहता है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 की बात करते हैं। यह अनुच्छेद 1 से 4 तक आएगा भाग 1 के अंतर्गत। हमने पहले ही चर्चा कर लिया था कि भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक अनुच्छेद आएंगे। फिर हम इसमें देखते हैं कि अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ हो। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत दैट इज इंडिया, भारत दैट इज इंडिया शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। भारत दैट इज इंडिया शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। वर्तमान समय में करंट की न्यूज़ में आपने सुना होगा कि जितने भी ऑफिशियल मंत्री पद या किसी प्रकार का डायलॉग होता है किसी देश के साथ, तो उसमें आप लोगों ने अक्सर देखा होगा तो इंडिया की जगह भारत लिखा जा रहा है। तो इसमें कोई भी परेशानियां नहीं लेनी है, क्योंकि हमारे संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। हम दोनों शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे भारत या तो इंडिया का। फिर हम बात करते हैं संघ और फेडरल की। संघ तथा फेडरल क्या होता है, इसमें अंतर क्या होता है। तो हम बात करते हैं कि संघ क्या होता है। तो संघ वह होता है जो कि भारत से जुड़े, भारत या किसी भी देश से जुड़े कोई भी राज्य या क्षेत्र कोई समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि यह भारत के अभिन्न अंग है। भारत से जुड़े कोई भी राज्य या क्षेत्र भारत के अभिन्न अंग है, ना कि किसी समझौते का भाग है। ये हम ध्यान रखेंगे कि जो संघ है वह होता है या तो किसी देश या भारत, क्योंकि भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं, भारत के संविधान की, तो भारत से जुड़े कोई भी राज्य या क्षेत्र भारत के अभिन्न अंग है, ना कि वह किसी प्रकार के समझौते का भाग है या परिणाम है। और जो फेडरल होता है वो किसी समझौते का परिणाम होता है, वह संघ से अलग होने का अधिकार भी रखता है। फेडरल संघ से अलग होने का अधिकार रखता है और यह समझौते का परिणाम है। इसका उदाहरण अगर हम देखेंगे तो सोवियत संघ यानी कि रूस हमें फेडरल के रूप में दृष्टिगत होता है, क्योंकि 1990 में यहाँ से सोवियत संघ से 15 देश अलग हो गए थे, तो यह फेडरल के रूप में हमको दृष्टिगत होता है। जबकि संघ भारत है, भारत से ना कोई राज्य अलग हो सकता है, ना तो अपना अलग कोई स्टेट बना सकता है। संघ और फेडरल में ये मुख्य अंतर है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो और एक पॉइंट ये भी है कि संघ वह होता है जिसमें कोई भी भूभाग क्षेत्र ना तो अलग हो सकता है और ना ही कोई भूभाग बाहर से तो मिल सकता है, लेकिन वह अलग नहीं हो सकता है। जैसे हमने सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य बनाया 36वें संविधान संशोधन के तहत 1975 में, तो वह भारत में तो मिल गया, लेकिन अब वह अलग नहीं हो सकता है, तो वह संघ में आ गया। जबकि फेडरल में हमने बताया कि यह संघ से अलग होने का अधिकार रखता है, समझौते का परिणाम है। उदाहरण आपको सोवियत संघ के रूप में हमने बता दिया। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं जो भारत है। भारत में केसी वेयर ने भारत को अर्धसंघीय कहा है, ना तो संघ कहा है ना तो फेडरल कहा है, इन्हें अर्धसंघीय कहा गया। अर्धसंघीय के रूप में
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत को अर्धसंघीय किसने कहा था? केसी पीयर महोदय ने कहा था। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो भारत संघ है वह संघ राज्य क्षेत्र और अर्जित क्षेत्र में विभाजित है। फिर उसके बाद एक पॉइंट देखते हैं कि जो भारत है वह विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। इसको ऊपर लिखते हैं, इरेज कर देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट गया हूँ। आप लोग इसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे, और इसमें आप लोग अगर ये फिगर बना देते हैं तो आप लोगों को अलग से बेनिफिट होगा। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, यानी कि जो हमारे राज्य होंगे वो तो टूट सकते हैं, लेकिन जो संघ है वो संघ के अंदर ही रहेंगे। जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य अलग हुआ 2 जून 2014 को, वह संघ के अंदर ही विद्यमान है। बिहार से झारखंड अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, तो वह राज्य तो टूटे लेकिन वह संघ के अंतर्गत विद्यमान रहे। ये फिगर होता है, ये जो भारत के विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। दूसरा अमेरिका को बताते हैं, जो अमेरिका है वह अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। मतलब यहाँ पर भारत से भी बहुत ठोस प्रावधान है कि यहाँ पर राज्य तो है जो कि ना तो वो टूट सकता है ना तो संघ टूट हो सकता है। अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, ना तो विनाश राज्य हो सकता है ना विनाश संघ हो सकता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 2 की। अनुच्छेद 1 की चर्चा होगी, उसका टैगलाइन था भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 की बात करते हैं। अनुच्छेद 2 की जो टैगलाइन है वो नए राज्यों का परिवेश एवं उनकी स्थापना है। ये टैगलाइन है, नए राज्यों का प्रवेश एवं उनकी स्थापना। अब इसके अंतर्गत बात किया गया है, यदि भारत के बाहर का कोई क्षेत्र भारत में मिलना चाहता है तो उसका विलय अनुच्छेद 2 के अंतर्गत ही किया जा सकता है। तो हमने देखा था कि नए राज्यों का प्रवेश एवं उनकी स्थापना, तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत हम संविधान संशोधन देखेंगे, 35वां संविधान संशोधन 1974। 1974 में देखेंगे तो जो सिक्किम है उसे सह राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, इसे पूर्ण राज्य का दर्जा ना मिलकर के सह राज्य का दर्जा मिला था। फिर उसके बाद 36वां संविधान संशोधन आता है 1975, इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया और ये भारत का 22वां राज्य बनकर तैयार हुआ। यह अनुच्छेद 2 के अंतर्गत ये दोनों प्रक्रियाएं हुई हैं। तो संविधान संशोधन भी 2 प्रकार के संविधान संशोधन भी पढ़ लिए, 35वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन, और अनुच्छेद 2 को हमने देख लिया, नए राज्यों का प्रवेश एवं उनकी स्थापना। और नए राज्यों का जो प्रवेश है और उनकी स्थापना है वह संसद के द्वारा कानून बना करके उनको शामिल किया जा सकता है, वो भी साधारण बहुमत से। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इसी के अंतर्गत, एक बेरूबारी केस था जो कि 1960 में था। इसमें बात किया गया था बेरूबारी मामला 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था। क्या निर्णय दिया था कि क्या भारत के किसी भूभाग या क्षेत्र को किसी अन्य देश को सौंपा जा सकता है? न्यायालय ने निर्णय दिया कि ऐसा किया जा सकता है, किंतु सामान्य विधि के अंतर्गत नहीं बल्कि संशोधन के द्वारा किया जा सकता है। तो इसी कारण से 9वें संविधान संशोधन 1960 के अंतर्गत पश्चिम बंगाल के बेरूबारी क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंप दिया गया। 9वां संविधान संशोधन 1960 के द्वारा बेरूबारी जो क्षेत्र था वो पाकिस्तान को सौंप दिया गया। बेरूबारी क्षेत्र जो था वो पश्चिम बंगाल में था। तो इसको देखते हुए आप लोगों का एक प्रश्न होना चाहिए कि सर जो बेरूबारी क्षेत्र है वो तो पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल हमारा पूरब क्षेत्र में होता है और इसको हम पाकिस्तान को मतलब पश्चिम क्षेत्र में दे देते हैं। तो हम आप लोगों को बता दें कि वह जो पाकिस्तान उस समय का था वो आज का बांग्लादेश के रूप में हमारे सामने प्रकट होता है। 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग कर दिया जाता है और उसकी स्थापना होती है। तो
बेरुबाड़ी क्षेत्र पाकिस्तान को सौंप दिया गया। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 100वां संविधान संशोधन 2015 में 51 परिक्षेत्र को हमने क्या किया, बांग्लादेश ने हमको सौंपा, भारत को सौंपा, जबकि 111 परिक्षेत्र हैं, भारत ने बांग्लादेश को दिया। यह कॉन्क्लेव भारत और बांग्लादेश के मध्य 9वां संविधान संशोधन के माध्यम से बेरुबाड़ी वाला क्षेत्र हुआ, 100वां संविधान संशोधन के माध्यम से 51 परिक्षेत्र और 111 परिक्षेत्र का आपस में बंटवारा हुआ। फिर ये बात हो जाती है अनुच्छेद 2 की। फिर हम अनुच्छेद 3 की बात करते हैं, तो उसकी टैगलाइन है, अनुच्छेद 3 की टैगलाइन है, पूरी टैगलाइन अगर देखेंगे तो नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के नाम सीमा एवं क्षेत्र में परिवर्तन। ये इतना बड़ा आपके टैगलाइन में दिया हुआ है, नए राज्यों का निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के नाम, सीमा व क्षेत्र में परिवर्तन। जिस प्रकार से वर्तमान में केरल का नाम केरलम हो गया है, यह अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि इसमें राज्यों के नाम में परिवर्तन किया गया है, केरल से केरलम हो गया है। फिर इसी के अंतर्गत बात किया जाता है कि यह संसद को अधिकार होता है सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को होता है। फिर हम इसी में बात करते हैं राज्यों के निर्माण से संबंधित आयोग एवं समितियां, देखेंगे इसी में ही राज्यों के निर्माण से संबंधित आयोग एवं समितियां। भाषाई प्रांत आयोग का गठन होता है श्री एस.के. धर की अध्यक्षता में। यह इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज रहे हैं, श्री एस.के. धर। भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया जाता है 10 दिसंबर 1948 को अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें इस बात किया गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। इसने रिपोर्ट पेश किया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। क्यों भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, यह इस रिपोर्ट में बताया, क्योंकि भाषा बड़े पैमाने पर भारत में बोली जाती है। 4 कोस पे पानी मिले, 8 कोस पे भाषा बदले, तो इसलिए यह बात कही गई है। नहीं तो अगर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होगा तो भारत कई हजार टुकड़ों में भाषा के लिए बन जाएगा। तो इसीलिए इसने भाषा के आधार पर नहीं किया, लगभग कहा कि भौगोलिक प्रशासनिक आधार पर आप कर सकते हैं, भौगोलिक राजनीतिक प्रशासनिक आधार पर राज्यों का निर्माण कर सकते हैं, परंतु भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं कर सकते। फिर आगे चल करके जेबीपी की कमेटी बनती है। जेबीपी का मतलब है जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पी का मतलब है पट्टाभी सीतारामैया। ये भी अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं और ये भी कहते हैं भाई कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, इसी के चलते दक्षिण भारत में पोट्टी श्रीराम लुलू अनशन पर बैठ गए कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। तो क्या हुआ, बाद में 56 दिनों तक बिना अन्न बिना जल के अनशन पर बैठे रहे और उनके 57वें दिन इनकी मृत्यु हो गई। धरना प्रदर्शन के 57वें दिन मृत्यु हो गई। तो इतने बड़े पैमाने पर हिंसा प्रारंभ हो गई कि इसको देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य गठित कर दिया। कब? 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य को भाषा के आधार पर गठित कर दिया। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश राज्य के गठन के बाद सरकार के द्वारा 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। इसको इरेज करते हैं, आप लोग नोट कीजिए। 1953 में ही फजल अली की अध्यक्षता में फजल अली आयोग गठित किया गया। इसकी अध्यक्षता फजल अली कर रहे थे और इसके 2 सदस्य थे। फजल अली की अध्यक्षता में ये कर रहे थे, जबकि 2 सदस्य थे। कौन कौन थे? एक थे के.एम. पर्णिकर, दूसरे थे हृदयनाथ कुंजरू। ये 2 सदस्य थे फजल अली आयोग के। इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट पेश की और इन्होंने भी कहा कि अपनी रिपोर्ट में 16 राज्य एवं 3 राज्य संघ क्षेत्र की गठन की सिफारिश की। इन्होंने सिफारिश किया 16 राज्य प्लस 3 संघ राज्य क्षेत्र, यानी केंद्र शासित प्रदेश की बात की। 16 राज्य 3 संघ राज्य क्षेत्र की बात की। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 7वां संविधान संशोधन 1956 किया गया। इस संशोधन के आधार पर राज्यों की 4 श्रेणियां बनाई गई। ABCD को समाप्त करके राज्यों की 2 श्रेणी बनाई गई, एक राज्य, दूसरा संघ राज्य क्षेत्र। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है, जिसमें 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश का गठन किया जाता है। चौदह राज्य तो आप लोग स्टार्टिंग से जानते ही होंगे। फिर हम जानते हैं कि 15वां जो राज्य बना था वो सिंधी बना था 21वां संविधान संशोधन से। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं 71वां संविधान संशोधन नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। फिर 92वां संविधान संशोधन से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो जो 14 राज्य हैं वो पहले के 14 राज्य हैं। तो 6 संघ शासित प्रदेश में हम लोग देख लेते हैं, दिल्ली, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। तीसरा हम देखते हैं तो मिनिकॉय अमीन दीवी, हिमाचल प्रदेश। फिर नेक्स्ट बात करते हैं तो त्रिपुरा और मणिपुर, ये संघ शासित प्रदेश के अंतर्गत राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत आए हैं 1956 में। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, आप लोग नोट कीजिए इसको। और यद्यपि कि भारत जो है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया था, लेकिन 2 राज्य, 2 स्टेट ऐसे थे जो कि स्वतंत्र नहीं हुए थे, आप लोग जानते होंगे। एक पुदुचेरी था, दूसरा गोवा था। पुदुचेरी को 1954 में फ्रांस के उपनिवेश के अंतर्गत वो था, जो फ्रांस से 1954 में चला गया था उसके बाद। फिर नेक्स्ट बात करते हैं तो 1961 में गोवा को वहाँ पर पुर्तगालियों को भगा करके वहाँ पर हटाया गया और गोवा को स्थापित किया गया। 1987 में पूरे राज्य का दर्जा दिया गया गोवा को। अब इसमें नेक्स्ट बात करते हैं कि जो 26 जनवरी 1950 के बाद बनने वाले राज्य, 26 जनवरी 1950 को के पश्चात गठित होने वाले राज्य, जिसमें पहला देखते हैं तो आंध्र प्रदेश, तो हमने पहले ही आप बता दिया, जो कि 1 अक्टूबर 1953 को गठित हुआ था। ये वाला पॉइंट जो हम बता रहे हैं इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि यह सुमेलित करने के लिए प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं तो गुजरात और महाराष्ट्र 1960 में बनते हैं। फिर नागालैंड 1963 में। फिर नेक्स्ट बात करते हैं तो हरियाणा 1966 में, पंजाब से अलग होकर के बनाया गया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हिमाचल प्रदेश 1971 में। फिर नेक्स्ट बात करते हैं तो 3 स्टेट आता है 1972 में, जिसे कहा जाता है त्रिमेम, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर। यह ट्रिक है 1972 में। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सिक्किम। हम जानते हैं कि जो सिक्किम राज्य है वो 1975 में हमारे सामने दृष्टिगत होता है 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से।
फिर उसके बाद 1987 में 3 राज्य सामने आते हैं हमारे, जिसको हम लोग याद करते हैं अमीगो के नाम से। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा 1987 में। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम छौझा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। ये तीनों की डेट 2000 है, सन 2000 इसकी, लेकिन डेट इसका पूछ लेता है तो 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000। तो इनकी डेट हम लोग याद रखेंगे। फिर 10वां तेलंगाना आ जाएगा, जो 2 जून 2014 को स्थापित हुआ था। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर, लद्दाख की बात करते हैं। 31 अगस्त 2019 को यह पठित हुआ था। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख हुए। यह 31 अक्टूबर होगा। 31 अक्टूबर को किस शख्सियत की जन्म दिवस है और उसके दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं तो हम 26 जनवरी 2020, दमन दीव दादरा नागर हवेली, 26 जनवरी 2020 को। फिर उसके बाद हम अनुच्छेद 4 की बात करते हैं। ये आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अनुच्छेद 4 में यही कहा गया है कि जो अनुच्छेद 2 और 3 होंगे वह अनुच्छेद 368 जो कि संविधान संशोधन है उसके अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 4 में यह प्रावधान करता है कि जो अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 में संशोधन किया जाएगा वो साधारण बहुमत से होगा, ना कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत विशेष बहुमत से। इसको लिखने के पीछे यह कारण माना जाता है कि जो किसी भी प्रकार के नए राज्यों का प्रवेश हुआ, उसके नाम सीमा में परिवर्तन हुआ, वह अधिकार आपको संसद या केंद्र सरकार को प्राप्त हुआ है, तो इसमें कोई राज्य हस्तक्षेप ना करे। तो इसी कारण से संसद बिना किसी विशेष बहुमत के साधारण बहुमत से इसको प्राप्त कर सकती है। तो आज के क्लास में हम भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 की चर्चा किया है। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में हम भाग 2 नागरिकता का विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।